विश्व इतिहास की झलक। इस पुस्तक से आइए आज सुनते हैं 17वां पत्र, जिसे लिखा गया था 23 जनवरी सन 1931 को। पत्र को किताब में शीर्षक दिया गया है यूनान का वैभव। ईरानियों पर यूनानियों की विजय के दो परिणाम हुए। ईरानी साम्राज्य गिरने लगा और कमजोर हो गया। दूसरी तरफ यूनानी लोगों ने अपने इतिहास के शानदार युग में कदम रखा। राष्ट्र के जीवन में ये शान बहुत थोड़े दिन तक ही रही, कुल मिलाकर 200 वर्ष से ज्यादा नहीं ठहरी। उसका ये वैभव ईरान के या उसके पहले के दूसरे विशाल साम्राज्यों जैसा नहीं था। उसने कुछ दिनों के लिए अपने देश विजयों से दुनिया को आश्चर्य में डाला, लेकिन इस समय हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम ईरान की लड़ाइयों और सिकंदर के आगमन के बीच के जमाने का जिक्र कर रहे हैं, जो थर्मापोली और सेलेमिस के बाद 150 साल तक था। ईरान के खतरे ने सारे यूनानियों को एक कर दिया, लेकिन जब खतरा हट गया तो फिर फूट हो गई। वो लोग आपस में झगड़ने लगे। खासकर एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंद्वी थे। लेकिन हम उनके झगड़ों की चर्चा की झंझट में नहीं पड़ेंगे, उनका कोई महत्व नहीं है। हम सिर्फ इसलिए उनकी याद करते हैं कि उन दिनों दूसरी बातों में यूनान की महानता बहुत ज्यादा थी। यूनान के उस जमाने से संबंध रखने वाली सिर्फ थोड़ी सी पुस्तकें, कुछ मूर्तियां और कुछ खंडहर ही अब मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर हमारा दिल प्रशंसा से भर जाता है और यूनानी लोगों की अनेकांगी महानता पर ताजुब होता है। सुंदर मूर्तियों और इमारतों को बनाने वाले इनके दिमाग कितने धनी और हाथ कितने कुशल रहे होंगे। फिदियास उस जमाने का मशहूर मूर्तिकार था, लेकिन मशहूर और भी बहुत से थे। इनके दुखांत और सुखांत नाटक अभी तक इस ढंग के सबसे उत्तम नाटकों में गिने जाते हैं। इस वक्त तुम्हारे लिए सोफोक्ले, एस्किल, यूरिपिडे, एरिस्टोफेन, मेनेंडर, पिंदार, सेफो और कुछ दूसरों के सिर्फ नाम ही दिए जा सकते हैं। आइए इन नामों का कुछ विवरण भी जानते चलिए। सोफोक्ले यूनान का प्रसिद्ध दुखांत नाटककार और कवि हुआ। इसका समय 495 से 405 ईसा पूर्व का है। 468 ईसा पूर्व इसने अपने प्रतिद्वंद्वी एस्किल को हराकर इनाम पाया था और तब से 491 ईसा पूर्व तक वो यूनान का कवि सम्राट रहा। एस्किल एक प्रसिद्ध यूनानी नाटककार था। इसका जन्म ईसा से 525 साल पहले हुआ था। मैराथन, सेलेमिस और द्वीपों की लड़ाई में इसने हिस्सा लिया और 2 बार इसे अपने 2 नाटकों पर दुखांत नाटक पर दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। कहा जाता है इसने कुल 70 दुखांत नाटक लिखे थे, जिनमें 7 अब भी मौजूद हैं। करीब 70 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। यूरिपिडे यूनान का प्रसिद्ध दुखांत नाटककार और कवि, जन्म ईसा से 480 वर्ष पूर्व हुआ था। ये नाटकों में आदर्श की बजाय वास्तविकता के वर्णन पर जोर देता था। इसे अपने नाटकों पर इनाम मिला। इसकी कविता बड़ी अच्छी है। ये उस समय के धर्म का मजाक उड़ाया करता था। एरिस्टोफेन ये एथेंस का प्रसिद्ध हंसोड़ कवि और नाटककार था। इसका समय करीब 445 से 380 ईसा के पहले था। इसके सुखांत नाटकों से उस जमाने में बहुत सी बातों का पता चलता है और इसके शाब्दिक व्यंग चित्रों से उस समय के प्रधान व्यक्तियों का व्यक्तित्व आंखों के सामने खिंच जाता है। मेनेंडर यूनान के एथेंस नगर राज्य का सुखांत नाटकों का प्रसिद्ध नाटककार और कवि था। ईसा पूर्व 342 में इसका जन्म हुआ और 291 ईसा पूर्व में पाइरस के बंदरगाह के पास के समुद्र में तैरता हुआ डूब गया। पिंदार यूनान के गीत काव्य का सर्वोत्तम कवि, करीब ईसा पूर्व 552 में इसका जन्म हुआ। यूनानी राष्ट्रों और राजाओं में इसकी कविता की बहुत मांग रहती थी। इसकी इपिस्या नामक कविता अब भी बाकी बची है, जो 4 भागों में है। सेफो यूनान की प्रसिद्ध कवियत्री थी। ये ईसा पूर्व 580 में पैदा हुई थी। कविता, फैशन और प्रेम में ये अपने समय की रानी थी। आइए अब चलते हैं पत्र की तरफ। यूनानी इतिहास का ये काल हमें चेतावनी देता है कि किसी देश के इतिहास को हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। अगर हम यूनानी राज्यों में होने वाली छोटी लड़ाइयों और ओछेपन की दूसरी बातों पर ध्यान देंगे तो यूनानियों के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। अगर हम उन्हें समझना चाहते हैं तो हमें उनके विचारों पर पहुंचना पड़ेगा। वो क्या महसूस करते थे, उन्होंने क्या किया। असली महत्व की चीज है देश का आंतरिक इतिहास।
जिसने मौजूदा यूरोप को बहुत सी बातों में पुरानी यूनानी संस्कृति की संतान बना दिया। ये बात अजीब भी है और दिल को लुभाने वाली भी कि किस तरह राष्ट्र की जिंदगी में ऐसे शानदार युग आते हैं और चले जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए हर चीज को चमका देते हैं। उस जमाने और उस देश के पुरुषों और स्त्रियों में कलापूर्ण वस्तुएं रचने की योग्यता पैदा कर देते हैं, लोगों में नई प्रेरणा दिखाई देती है। हमारे यहाँ इस तरह का सबसे पुराना युग हमारी जानकारी में वो था जब वेदों, उपनिषदों और दूसरे ग्रंथों की रचना हुई। दुर्भाग्य से हमारे पास उस प्राचीन काल का कोई लिखित इतिहास नहीं है। संभव है बहुत सी सुंदर और महान रचनाएं नष्ट हो गई हैं या उन्हें खोज कर निकाले जाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ये बताने योग्य काफी सामग्री है कि उस पुराने जमाने के भारतवासी बुद्धि और विचार के कितने धनी थे। बाद के भारतीय इतिहास में भी ऐसे शानदार युग पाए जाते हैं और संभव है युग युगांतर में घूमते घूमते हमारी इनसे भेंट हो जाए। एथेंस उस जमाने में खास तौर से मशहूर हो गया था। उसका नेता एक महान राजनीतिज्ञ था। इसका नाम था पेरिक्ले और ये 30 सालों तक एथेंस में हुकूमत करता रहा। उस जमाने में एथेंस बहुत ही शानदार शहर बन गया था। सुंदर इमारतों से वो भरपूर था और वहाँ बड़े बड़े कलाकार और विचारक रहते थे। आज भी वो पेरिक्ले का एथेंस कहा जाता है और हम पेरिक्ले युग की बात किया करते हैं। हमारे इतिहासकार मित्र हेरोदोत ने, जो इन दिनों एथेंस में था, एथेंस की इस उन्नति पर गौर किया और चूंकि उसे नसीहत देने का शौक था, इसलिए उसने इसमें से एक नसीहत निकाली और अपने इतिहास में वो लिखता है, एथेंस की शक्ति बढ़ी है और ऐसे प्रमाण सब जगह मिल सकते हैं कि स्वतंत्रता एक अच्छी चीज़ है। जब तक एथेंस वासियों पर निरंकुश शासन होता था, वे युद्ध में अपने किसी पड़ोसी को मात नहीं दे सके, लेकिन जब उन्होंने अपने यहाँ के निरंकुश शासक को खत्म कर डाला, तब उन्होंने पड़ोसियों को मात दे दी। जाहिर है कि अधीनता में वे मन लगाकर कोशिश नहीं करते थे, बल्कि मालिक का काम करते थे। लेकिन जब वो आज़ाद हो गए तो हर एक व्यक्ति ने अपने आप बड़ी लगन के साथ भरसक काम किया। मैंने उस समय के कुछ महान व्यक्तियों के नाम गिनाए हैं, लेकिन मैंने अभी तक वो नाम नहीं बताया जो उस युग के ही नहीं बल्कि किसी भी युग के सबसे महान व्यक्तियों की गिनती में आता है। उसका नाम है सुकरात। वो तत्वज्ञानी था और हमेशा सत्य की खोज में रहता था। उसके लिए सच्चा ज्ञान ऐसी चीज थी जिसे वो पाने के योग्य समझता था। वो अपने मित्रों और जान पहचान के लोगों से अक्सर कठिन समस्याओं पर चर्चाएं किया करता था ताकि वाद विवाद में शायद कोई सच्चाई निकल आए। उसके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे बड़ा शिष्य था अफलातून, या जिसे हम प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। अफलातून ने कई ग्रंथ लिखे हैं जो आज भी मिलते हैं। इन्हीं ग्रंथों से हमें उसके गुरु सुकरात के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन ये तो साफ है कि सरकारें ऐसे आदमियों को पसंद नहीं करती जो हमेशा नई खोजों में लगे रहते हैं। वो सत्य की तलाश पसंद नहीं करती। एथेंस की सरकार को पेरिक्ले के ज़माने में थोड़े दिन बाद की बात है, सुकरात का तरीका पसंद नहीं आया। सुकरात पर मुकदमा चला और उसे मौत की सज़ा दे दी गई। सरकार ने उससे कहा कि यदि वो वाद विवाद करना छोड़ दे और अपना तरीका बदल दे तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया। जिस बात को वो अपना कर्तव्य समझता था, उसे छोड़ने की बजाय उसने जहर के प्याले को अच्छा समझा। वो पीकर मर गया। मरते समय उसने अपने ऊपर अभियोग लगाने वाले न्यायाधीशों और एथेंस वासियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप लोग मुझे इस शर्त पर रिहा करना चाहते हैं कि मैं सत्य की खोज छोड़ दूं, तो मैं कहूँगा कि हे एथेंस वासियों, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, पर मैं आपकी बात मानने की बजाय ईश्वर का हुक्म मानूंगा। जैसा कि मेरा विश्वास है, मुझे ये काम सौंपा गया है। जब तक मेरे दम में दम है, मैं अपनी दार्शनिक लगन को नहीं छोड़ सकता। मैं ये काम करता रहूँगा। जो कोई मुझे मिलेगा उससे रोक कर ये पूछूंगा, क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आती कि तुमने अपनी आत्मा को धन और प्रतिष्ठा के पीछे लगा रखा है और ज्ञान और सत्य या अपनी आत्मा को सुधारने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। मैं नहीं जानता कि मौत क्या है। वो अच्छी हो सकती है, मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी की जगह छोड़कर भाग जाना बुरा काम है। इसलिए मैं जिस चीज़ को बुरा मानता हूँ उससे उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करूँगा जो अच्छी है। अपने जीवन में सुकरात ने सत्य और ज्ञान के पक्ष का समर्थन किया, लेकिन अपनी मौत के द्वारा
उसने और भी अच्छी तरह ये काम करके दिखाया। आजकल तुम अक्सर समाजवाद, पूंजीवाद और अनेक दूसरी समस्याओं के बारे में होने वाले चर्चाओं और विवाद को पढ़ती या सुनती होगी। दुनिया में बहुत सी मुसीबतें और अन्याय हैं। बहुत से लोग इस दशा से पूरी तरह असंतुष्ट हैं, इसे बदलना चाहते हैं। अफलातून ने शासन संबंधी समस्याओं पर विचार किया और इस विषय पर उसने लिखा है। इस प्रकार उस जमाने में भी लोग विचार करते थे कि किस देश के समाज को या सरकार को कैसे ढाला जाए जिससे चारों ओर ज्यादा सुख शांति हो। जब अफलातून बूढ़ा होने लगा तो एक दूसरा यूनानी जो बाद में बहुत मशहूर हो गया, उसका नाम था अरस्तु। वो महान सिकंदर का निजी शिक्षक था। सिकंदर ने उसके काम में बहुत मदद की थी। सुकरात और प्लेटो की तरह अरस्तु तत्व ज्ञान की समस्याओं में नहीं उलझता था। वो ज़्यादातर प्रकृति की चीज़ों का निरीक्षण कर उसके तौर तरीकों को समझने में लगा रहता। इसको प्रकृति दर्शन या आजकल ज़्यादातर विज्ञान कहते हैं। इस तरह अरस्तु को शुरू का एक वैज्ञानिक हम मान सकते हैं। अब हमें अरस्तु के शिष्य महान सिकंदर पर आना चाहिए। उसके तेजी से दौड़ने वाले जीवन पर नजर डालनी चाहिए, लेकिन ये कल होगा। आज मैंने बहुत कुछ लिख डाला। आज बसंत पंचमी है, बसंत की शुरुआत। सर्दी का बहुत थोड़े दिन वाला मौसम बीत चुका है। हवा का तीखापन खत्म हो रहा है। चिड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई है। वो अपने गीतों से सारे दिन को गुंजायमान रखती हैं और आज से ठीक 15 साल पहले आज के ही दिन दिल्ली शहर में तुम्हारी माँ की और मेरी शादी हुई थी।